अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू टॉपिक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है ना फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने बात की है कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं और सेल क्या चीज़ होती है। आज जो है ना हम उसकी सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो फिजियोलॉजी ऑफ साइटोप्लाज्म है। फिजियोलॉजी ऑफ साइटोप्लाज्म का मतलब ये है कि हमारे पास जो सेल है इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म वाला एरिया प्रेजेंट है, तो उसका मेनली हम क्या स्टडी करेंगे, उसका फंक्शन स्टडी करेंगे और थोड़ा सा जो है ना उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। सही हो गया। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ साइटोप्लाज्म। माय नेम इज़ बशारत अली। चलो नाउ व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। तो रिमेंबर वन थिंग, साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन एन एरिया। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म एक एरिया है, आपको ये याद रखना चाहिए। साइटोप्लाज्म वो एरिया है जहाँ पे सेल के जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देख लो। जिलेटिन लाइक फ्लूइड दैट लाइज इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देख ले, ये वाला, ये हमारे पास क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान वाला जो ये एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। अब इसके जो है ना कुछ लेयर्स प्रेजेंट है इसमें। एक है एक्टोप्लाज्म और दूसरा है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म किसे कहते हैं? इमीडिएटली बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना इसके साथ अटैच हुआ होता है एक लेयर, इस तरह से नज़दीक यहाँ प्रेजेंट होता है, इसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। आगे डायग्राम है, मैं उसमें समझा दूंगा आप लोगों को। दूसरा है एंडोप्लाज्म। सो द लिक्विड पोर्शन लाइज बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मुझे शायद ये डायग्राम जो है ना ये आपको, ये वाला डायग्राम है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास एक्टोप्लाज्म, दूसरा है हमारे पास एंडोप्लाज्म। ये आसान है। अब यहाँ पे देख लो, एक्टोप्लाज्म अगर आप देख सकते हैं तो ये वाला लेयर है। ठीक है। तो ये जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन है। ये वाला हमारे पास क्या है, ये जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन है। और ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। तो जो नज़दीक सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट है उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक्टोप्लाज्म के दरमियान वाला ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। सही हो गया। तो चलो स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये वाला, अब तो ये क्या बता रहा था कि एक्टोप्लाज्म इमीडिएटली जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसे कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना एंडोप्लाज्म है। सो द लिक्विड पोर्शन लाइज बिटवीन एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। अच्छा, कंपोजिशन की तरफ आ जाते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ना ये किस चीज़ से कंपोज्ड है, किस चीज़ से बना हुआ होता है। सो इसमें जो है ना पहला वाला जो है ये साइटोसोल है। साइटोसोल किसे कहते हैं? ये जो फ्लूइड वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम साइटोसोल कहते हैं। क्लियर। फ्लूइड पोर्शन इज कॉल्ड साइटोसोल। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पार्टिकल एंड ऑर्गेनेलीज आर डिस्पर्स्ड, stored food, secretory granules, pigments, and organelles like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, peroxisomes, secretory vesicles, microtubules and microfilament। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। तो अगर आपको इसकी कंपोजिशन लिखना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने पहले ये बताना है कि इसमें साइटोसोल है, एक बात। दूसरा जो है ना आपने ये बताना है कि इसके अंदर जो है ना फूड भी स्टोर होता है, क्योंकि वहाँ पे सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स और पिगमेंट्स होते हैं। तीसरा आपने बताना है कि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज का मतलब है स्मॉल ऑर्गन्स।
ठीक है ना। जो स्मॉल ऑर्गन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जिसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि ये अभी क्या हमें बताएगा। ये हमारे पास जो है ना उसकी मैंने एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के लिए डाला हुआ था, और ये आप देख ले, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म हो गया। तो अगर आप ये देख रहे हैं, इसमें ये फ्लूइड वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास ये ऑर्गेनेलीज है, ये राइबोसोम्स हो गए, इसके अलावा ये हो गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, इसके अलावा सॉरी ये जो है ना ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। ठीक है। तो ये जितनी भी है ना, ये हमारे पास क्या है, ये सारे ये स्मॉल ऑर्गन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनेलीज है। ये क्या है, ऑर्गन्स है, स्मॉल ऑर्गन्स। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि ये क्या हमें बताएगा। अच्छा, ये वाले जो है ना ये सारे स्ट्रक्चर है, ये मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेलीज। क्लियर हो गया। तो गोल्गी apparatus को हम देख ले तो ये इस तरह फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके अलावा राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास साइटोस्केलेटन, ये सेंट्रियोल्स, इस तरह ये वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स एंड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे ऑर्गेनेलीज के अंदर कुछ जो है ना मेम्ब्रेनियस है और कुछ जो है ना नॉन मेम्ब्रेनियस है। मेम्ब्रेनियस और नॉन मेम्ब्रेनियस। मेम्ब्रेनियस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इससे जो है ना मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब इसके इर्द गिर्द क्या होता है, एक सेपरेट मेम्ब्रेन होता है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। क्लियर। तो रिमेंबर वन थिंग, एक मेम्ब्रेन तो ये है ना जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन अगर हम न्यूक्लियस की बात करें ना तो इसके इर्द गिर्द इस तरह एक और जो है ना कवर प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है ना और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसके इर्द गिर्द भी, ये मिसाल के तौर पर ये गोल्गी apparatus है, ठीक है, तो इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक मिनट, इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होगा, इस तरह से जो है ना इसके अराउंड हमारे पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो रिमेंबर वन थिंग, जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारे पास साइटोस्केलेटन, ठीक है, एक साइटोस्केलेटन और एक राइबोसोम, ये फ्री है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इसके अलावा जितनी भी है ना ऑल, वो क्या है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये बात याद रख लिया करो। अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्गेनेलीज। तो पहला वाला जो ऑर्गेनेली है ना, ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अब इसको समझ लो, ये सेल हम जो है ना दूसरी क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी से पूछे तो वो आपको बता नहीं पाएगा कि सेल जो है ना वो असल में है क्या चीज़। तो रिमेंबर वन थिंग, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम हर किसी की सेल की बात करेंगे। मतलब ये है कि अगर लिवर सेल्स है तो उसका क्या फंक्शन है, अगर उसमें पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात याद रख लिया करो कि आपको अगर याद हो, हमने ये डिस्कस किया था कि जो सेल है ना ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल भी है और दूसरा ये हमारे पास फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाएगा और जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं उसका जो भी फंक्शन है ना वो कौन परफॉर्म करेगा, ये हमारे पास ये सेल जो है ना परफॉर्म करेगा। क्लियर हो गया। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिल ताम कर बैठिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा,
स्ट्रक्चर ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स एंड सेक्स कनेक्टेड टू ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ और स्मूथ क्यों है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स है या सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसको देख ले तो ये ऑलमोस्ट क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। और दूसरा ये बात ये बता रहे हैं कि ये असल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या है, मैंने बता दिया। मिसाल के तौर पर सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो इसके साथ ये इस तरह से अटैच होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इसके साथ क्या होगा, ये अटैच्ड होगा। और इसकी भी मैकेनिज्म है कि ये क्यों यहाँ पे अटैच्ड है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फंक्शन इसका क्या है, इट इज़ द फंक्शन इंट्रासेलुलर हाईवे, a path along which molecules from one part of the cell to another। अच्छा, मैं यहाँ पे अब आपको समझा देता हूँ कि ये क्यों जो है ना, मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस हो गया और ये यहाँ पे इसके साथ इस तरह से जो है ना अटैच्ड है मिसाल के तौर पर, तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह होते हैं कि वो न्यूक्लियस से बाहर आ रहे होते हैं, किस जानिब, साइटोप्लाज्म की तरफ। तो जितने भी वो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, तो वो इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो किस वजह से जा रहे होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको जो है ना पहुंचा रहा होता है। मतलब इसका ये है कि ये एक हाईवे, इंट्रासेलुलर हाईवे, सही है ना। तो जब भी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करते हैं तो वो किस वजह से, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर हाईवे। हाईवे का मतलब ये है कि ये एक रास्ता है सेल के अंदर जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट। तो जब भी न्यूक्लियस से कुछ सब्सटेंसेस मूव आउट होते हैं टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, तो वो किस वजह से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। अच्छा, अब आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए ग्रेन्यूलर राइबोसोम्स ऑन आउटर सरफेस, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेना, इस पे यहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर हो गया। अब क्या बता रहे हैं, ये क्या, ये ग्रेन्यूल्स असल में क्या है, ये असल में स्मॉल राइबोसोम्स है, सही है ना। अब राइबोसोम्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से ये स्मॉल डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये ग्रेन्यूल्स, तो ये क्या करेंगे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डिग्रेडेशन ऑफ वोन आउट ऑर्गेनेलीज। मतलब क्या है कि अगर इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो है ना इस तरह से इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया। तो ये ग्रेन्यूल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। एक बात, दूसरा मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये जो वोन आउट ऑर्गेनेलीज है, वोन आउट ऑर्गेनेलीज का क्या मतलब है, वोन आउट ऑर्गेनेलीज, जितनी भी ऑर्गेनेलीज वो क्या हो जाए, वो ख़राब हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो उसकी जो है ना वो जो ख़राब हो गई है जितनी भी ऑर्गेनेलीज, तो उसकी सेल में ज़रूरत है नहीं है, नो नीड। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो वो सेल के अंदर क्या करेंगे, तो जो रेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसको कहेगा कि गेट आउट, अब तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये दो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है, क्लियर।
अब आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए ग्रेन्यूलर। ए ग्रेन्यूलर का क्या मतलब है कि इसकी ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है। Synthesis of lipid and steroids, role in cellular metabolism, storage and metabolism of calcium and catabolism and detoxification of the toxic substances। बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है। मतलब क्या है कि एक तो ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड करेगा, दूसरा ये स्टीरॉयड की फॉर्मेशन करेगा, तीसरा जो है ना ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म करेगा। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, जितनी भी मतलब हमारे सेल के अंदर जितनी भी ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसके दो पार्ट्स है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ब्रेक डाउन जो हो रहा होता है, तो ये कौन कर रहा होता है, ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसके अलावा क्या करता है, ये स्टोरेज भी करता है और मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम भी करता है। क्लियर? एंड कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर हमारे सेल के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए, लाइक ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे सेल के लिए जहरीले हैं, तो ये क्या करेगा, ये उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, उसकी जो जहरीली मवाद है उसको क्या करेगा, उसको ख़त्म करेगा। क्लियर? तो ये सारा इसका फंक्शन है, इसको याद रख लिया करो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। गोल्जी अपरेटस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोल्जी अपरेटस असल में है क्या चीज़, इसको गोल्जी अपरेटस का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये गोल्जी असल में कमेलो गोल्जी उस साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर? इसको गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं और गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। अच्छा, गोल्जी अपरेटस की बात कर लेते हैं। सो इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट RBCs। क्लियर? अब ये क्या कर रहा है कि ये हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन में जो है ना, जो प्रोसेस होते हैं प्रोटीन की, तो ये उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये प्रेजेंट है ऑल सेल में, लेकिन RBCs में प्रेजेंट नहीं है। ठीक हो गया? Involved in the processing of protein present in all cell except RBCs. Now, Golgi apparatus consists of 5 to 8 flattened membranous sac cisternae. आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये इस तरह अगर आप देख ले तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये वाले, एक मिनट, ये वाले, तो आप अगर देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस्टर्नी है। ठीक है, ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब मैं इस ये डायग्राम मैंने डाला हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना नॉलेज है, मैं फिर उसको डिस्कस करूँगा। पहले हम जो है ना पिछले वाले स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि इट विल प्रोसेस, इट विल पैकेज, इट विल लेबल एंड इट विल डिलीवर द प्रोटीन एंड लिपिड्स। मतलब ये है कि ये दो चीज़ों पे काम करेगा, एक है हमारे पास लिपिड, दूसरा है हमारे पास प्रोटीन। तो ये इसका क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, फिर इसकी पैकेजिंग करेगा और इसकी लेबलिंग करेगा। अब डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख लो, रिमेंबर वन थिंग, एक है हमारे पास सिस फेस और एक है हमारे पास ट्रांस फेस। ठीक हो गया? ये सिस फेस और ट्रांस फेस जो है ना, ये असल में इसलिए होते हैं ताकि जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर चले जाए तो फिर इससे वापस बाहर भी चले जाए। तो ये जो एंट्री है और ये आउट गोइंग है, तो ये असल में कहाँ पे हो रही है, सिस फेस पे और ट्रांस फेस पे। क्लियर है बात? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन चीज़ यहाँ पे क्या है। अगर आप देख ले, प्रोटीन जब भी यहाँ से जो है ना, यहाँ से इंटर होंगे सिस फेस की ज़रिए, मिसाल के तौर पर ये एक प्रोटीन हो गया, तो ये यहाँ से इंटर होगा सिस फेस के ज़रिए। ये सिस फेस असल में एक गेट वे है, यहाँ पे ये प्रोटीन आ गया, तो इस पे 3 काम होंगे। 3 काम ये
कि एक तो इसका प्रोसेसिंग होगा, दूसरा इसका जो है ना पैकेजिंग होगा। पैकेजिंग मतलब ये है कि ये एक मिसाल के तौर पर ये एक प्रोटीन है, तो इसको इस तरह से स्मॉल वेसिकल में जो है ना बंद कर दिया जाता है। क्लियर? तो एक हो गया पैकेजिंग, और तीसरा जो है ना इसका लेबलिंग होगा। लेबलिंग का मतलब ये कि ये किस तरफ जाएगा, मतलब कहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो इस पे एक लेबल लगा दिया जाएगा कि तुम्हें इस तरफ जाना है। जब आप जो है ना डाकखाने चले जाते हो तो वहाँ पे आपने एड्रेस लिखा हुआ होता है अपने लिफाफे के ऊपर, और वो उस पे क्या कर देते हैं, वो उस पे एक स्टैम्प लगा देते हैं। और वो स्टैम्प किस चीज़ का होता है, वो एक लेबल होता है कि ये अब हमारे ये जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ से ये इस तरफ जाएगा। ठीक है ना? तो ये इस तरह से इसका लेबलिंग है। तो जब भी यहाँ से प्रोटीन और लिपिड इंटर होंगे, यहाँ पे इस पे एक जो है ना पैकेजिंग का, एक प्रोसेसिंग का, और दूसरा क्या है, लेबलिंग का। क्लियर? फिर जब यहाँ से ये सारा प्रोसेस हो जाए तो ट्रांसफेस, ये जो गेट वे है ना, इससे ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से आउट होंगे, और वो आउट होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देख लो, ये आपको बता रहा है कि ये क्या है, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स। यहाँ से वेसिकल्स फॉर्म होंगे और ये अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन और लिपिड्स उसकी प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, प्रोसेसिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। आ जाते हैं लाइसोसोम्स की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसकी में बड़े मैकेनिज्म्स प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स क्या चीज़ है? लाइसो मीन्स कटिंग, टू कट। क्लियर है ना? अच्छा, लाइसोसोम्स जो है ना ये फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपरेटस। लाइसोसोम्स को कौन बना रहा है, गोल्जी अपरेटस बना रहा है। इसके दरमियान जो इसके अराउंड जो है ना थिकेस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन है। मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ साइटोस्केलेटन और राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनेलीज है जिसके अराउंड कोई क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जितनी और है ना उसकी अराउंड क्या है, मेम्ब्रेन है। तो इसकी अराउंड हमारे पास कवरिंग मेम्ब्रेन है और वो क्या है, थिकेस्ट है। अच्छा, इसके अंदर ये हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम विच हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि जितनी भी अच्छा, मैं बाद में समझा दूंगा, अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। अच्छा, इसमें जो है ना प्राइमरी लाइसोसोम्स है और सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स वो लाइसोसोम जो है जो मोस्टली इनएक्टिव होते हैं फिर एक्टिव हो जाते हैं, और सेकेंडरी लाइसोसोम्स वो है कि वो एक्टिव लाइसोसोम्स होते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं फंक्शन के हवाले से। यहाँ पे आपका जो हाइड्रोलिटिक का जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स। डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स, जितने भी मैक्रो मालिक्यूल्स जिसका साइज़ ज़्यादा हो ये उसकी क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेगा, उसको जो है ना बस स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी बात, डिग्रेडेशन ऑफ वोन आउट ऑर्गेनेलीज। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात की ना कि वहाँ पे क्या होगा, वो उसकी एक्सक्रीशन करेगा, वोन आउट ऑर्गेनेलीज को ख़त्म करेगा। लेकिन ये यहाँ पे क्या करेगा, इसकी डिग्रेडेशन करेगा, इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो सेल से जो है ना बाहर चले जाएंगे। क्लियर? रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड सिक्रीशन ऑफ परफोरिन, ग्रेन्जाइम्स, मेलानिन एंड सेरोटोनिन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देख ले ये वाला, ये परफोरिन क्या चीज़ है? ए प्रोटीन रिलीज्ड बाय किलर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम विच डिस्ट्रॉयज टारगेट सेल बाय क्रिएटिंग लेशंस लाइक पोर्स इन देयर मेम्ब्रेन्स। एक बात मतलब ये परफोरिन जो है ना ये एक प्रोटीन है और ये इम्यून सिस्टम से रिलीज़ होता है। किस चीज़ के लिए? कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गई है तो ये इसको क्या करेगा, इसमें पोर्स जो है ना बनाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये हमारा सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारा क्या हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, और यहाँ पे एक बैक्टीरिया जो है ना वो इंटर हो गई। क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया यहाँ पे आ गई है, तो ये जो लाइसोसोम है ना
ये लाइसोसोम ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक प्रोटीन को रिलीज करेगा और वो प्रोटीन का नाम क्या है, परफोरिन। क्लियर हो गया। ये परफोरिन यहाँ आकर इस के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसके अंदर इस तरह से पोर्स बनाएगा, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ पे इसके अंदर पोर्स बनेंगे तो इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है ना वो इस सेल से बाहर चले जाएंगे, इस सेल से इस तरह से बाहर चले जाएंगे, तो वो जो सेल है ना वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से ये परफोरिन काम करता है, ठीक है ना। तो ये सारा किसके कंट्रोल में है, अच्छा परफोरिन को कौन सीक्रेट करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, जिसका अदर नाम है किलर सेल। ये क्या करता है, किलिंग करता है। तो आपने देख लिया कि ये किस तरह से किलिंग करता है। अच्छा, सो परफोरिन रिलीज्ड बाय द लैक्टिक ग्रेन्यूल्स of the cytotoxic T cell can insert into the target cell membrane to form pores. Perforin molecule as well as several other effector molecule are contained in the granular cytotoxic T cell. ये सारे वही बात बता रहे हैं कि किस तरह से परफोरिन जो है ना, एक परफोरिन क्या चीज़ है और उसकी फंक्शन क्या होती है। अब आ जाते हैं सॉरी ये वाला नहीं, ग्रेनएंजाइम की तरफ। ग्रेनएंजाइम क्या चीज़ है, a serine protease released by the cytotoxic granules of the cytotoxic T cells, a natural killer cell. They induce programmed cell death. अब बस इसको बंद कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो ये वाला, ये क्या बता रहा है हमें कि रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड सिक्रीशन ऑफ परफोरिन। ये क्या करेगा, सिक्रीशन ऑफ परफोरिन करेगा। परफोरिन का क्या काम क्या है कि ये टारगेट सेल के अंदर इस तरह से पोर्स बनाएगा। पोर्स असल में सुराख को कहते हैं। तो उसकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज है वो यहाँ से आउट होकर उसकी जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। ग्रेन एंजाइम क्या है, ये असल में सेल डेथ वाक़या करता है, सेल डेथ। अगर आपकी सेल जो है ना वो कैंसीरियस हो गई है, क्लियर हो गया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वाला जो सेल है ना इसको कैंसर लग गई है, ठीक है ना। तो ये ग्रेनएंजाइम क्या करेगा, ये ग्रेनएंजाइम इसकी फिर जो है ना डेथ करेंगे, क्योंकि ये सेल हमारे लिए अभी क्या है, ये हमारे लिए डेंजर बन गया है, ये हमारे पास डेंजरस है, क्योंकि ये कैंसर पर जो है ना और सेल्स में जो है ना ट्रांसफ़र होगा। तो ये ग्रेन एंजाइम क्या करेगा, ये ग्रेन एंजाइम्स क्या करेंगे, ये खुद ब खुद ही इस सेल को मार देंगे। और इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है ना। एपोप्टोसिस का मतलब क्या है कि प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, क्लियर है। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस है। तो लाइसोसोम ये सारा एक्शन जो है ना कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है, एक है मेलेनिन को रिलीज़ करना और सेरोटोनिन की रिलीज़ करना। तो मेलेनिन याद रख लिया करो, मेलेनिन असल में एक पिगमेंट है जो कलर देता है, ठीक है। ये जो स्किन कलर है ये सारे जो है ना ये मेलानिन दे रहा होता है। और अगर हम सेरोटोनिन की बात करें तो ये भी एक असल में ये क्या करता है, ये मूड को, ठीक है, और जो फीलिंग है और जितनी भी इमोशंस है ये सेरोटोनिन की वजह से तब्दील होते हैं और उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये सारा जो है ना ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ये लाइसोसोम सिक्रीट कर रहा है, क्लियर। अब चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये मैकेनिज़्म ज़रूर याद रख लिया करो, क्योंकि मैकेनिज़्म याद नहीं होंगे ना तो फिर आप इस पे रटा लगाएंगे और रटे से जो है ना वो फिर आप भूल जाएंगे। अच्छा, पेरोक्सिसोम्स की बात कर लेते हैं। तो पेरोक्सिसोम्स आर माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोबॉडीज आर पिंच्ड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम को कौन बना रहा था, लाइसोसोम को जो है ना गोल्जी अपैरेटस बना रहा था, लेकिन पेरोक्सिसोम को कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर।
contain some oxidative enzymes such as catalase, urate oxidase and D-amino acid oxidase। ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कॉज करेगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की स्टार्टअप करेगा। क्लियर। फंक्शन इसका क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस फैटी एसिड, जितनी भी फैटी एसिड्स हैं, फैट है, उसको क्या करेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है, तो इसको डिटॉक्सिफाई करेगा, उसकी जो जहरीली मवाद है उसको ख़त्म करेगा। एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, उसके अलावा ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन करेगा, जो ऑक्सीजन सेल की तरफ जाती है और सेल के अंदर चली जाती है तो उसको इस्तेमाल कौन करेगा, मतलब उससे फ़ायदा जो है ना सेल को कौन पहुंचाएगा, पेरोक्सीसोम पहुंचाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ये है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स, सही है ना। जब मैं लिपिड से या प्रोटीन से ग्लूकोज बनाऊं तो इसको मैं कौन सा नाम दूंगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब भी लिपिड और प्रोटीन की वजह से उसकी ब्रेकडाउन की वजह से या उसकी प्रोसेसिंग की वजह से ग्लूकोज बॉडी को मिल रहा होता है तो इसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कौन करेगा, पेरोक्सीसोम्स। अच्छा, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन टू यूरिक एसिड, रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड। अच्छा, ये माइलिन शीट समझा देता हूँ तो फिर आपको जो है ना ये बाद में और चीज़ें ये समझा दूंगा। रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, माइलिन असल में एक शीट है, ठीक है, एक कवर है जो किस चीज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूरॉन वो सेल है जो हम जो है ना ये जो टच फील कर रहे हैं, जितनी भी हमारे सेंसेस है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है उसका जो मेन सेल है वो कौन है, वो न्यूरॉन है। तो उसके ऊपर कुछ शीट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है माइलिन शीट। तो इसकी फॉर्मेशन कौन करता है, पेरोक्सीसोम्स। अच्छा, अब आ जाते हैं प्यूरिन और इसकी जो बाइल एसिड फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने ये नॉलेज डाला हुआ है, आप लोग इसको खुद ही देख लें। अच्छा, प्यूरिन एक्ट एज अ मेटाबॉलिक सिग्नल्स मतलब ये मेटाबॉलिज्म के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। और क्या काम करेगा, प्रोवाइड एनर्जी, कंट्रोल सेल ग्रोथ को जो है ना कंट्रोल करेगा। एज ए पार्ट ऑफ एसेंशियल कोएंजाइम कन्वर्ट टू शुगर ट्रांसपोर्ट एंड डोनेट फास्फेट ग्रुप इनटू फास्फोरेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लिया करो कि प्यूरिन क्या चीज़ है, ये एनर्जी को प्रोवाइड करेगा और ये सेल ग्रोथ को जो है ना कंट्रोल करेगा। तो जब भी कोई चीज़ आपको एनर्जी प्रोवाइड करे तो ये जो सेल ग्रोथ है ना ये भी उसके कंट्रोल में होती है, क्योंकि सेल ग्रोथ जब भी होगी वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से होंगी और न्यूट्रिएंट से जो है ना हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से हम जो है ना हमारी सेल ग्रोथ करेगी। तो प्यूरिन क्या चीज़ है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और सेल ग्रोथ को कंट्रोल करती है। एक हो गया। अब यहाँ पे देख लो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये जो प्यूरिन है ना, मैं इसकी क्या करूँगा, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन टू द यूरिक एसिड। जब प्यूरिन जो है ना, प्यूरिन हमारे पास उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए और सेल ग्रोथ कंप्लीट हो गई तो ये किस चीज़ की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट तो हो गई। अब इसके बाद जो है ना रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड। अब यहाँ पे देख लो ये वाला, बाइल एसिड सिंथेसिस अकर इन द लिवर सेल। जो लिवर सेल है ना उसकी जो है ना उसके अंदर बाइल एसिड प्रोड्यूस होता है, बाइल एसिड्स। और उसका काम क्या होता है, विच सिंथेसाइजेस प्राइमरी बाइल एसिड लाइक कोलिक एसिड एंड कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड इन ह्यूमंस वाई साइटोक्रोम पी मीडिएटेड ऑक्सीडेशन कोलेस्ट्रॉल। ये सारे जो है ना वो सेल्स हैं।
अच्छा, ये बाइल सेल असल में आपको अगर पता हो, ये जो गॉल ब्लैडर हो गया उससे जो है ना हमारे पास क्या सीक्रेट होता है, बाइल जूस। तो ये वही बाइल जूस की बात हो रही है। और ये हमारे पास कौन करता है, ये हमारे पास करता है लिवर सेल। ठीक है, तो लिवर सेल में जो जितने भी हमारे पास ये पेरोक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बाइल एसिड्स। बस इतनी आई थिंक जो है ना काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या बताया जा रहा है। अच्छा, बस अब जो है ना ख़त्म हो गया है, अब 4 ऑर्गेनिलीज रह गई है। एक है हमारे पास सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल असल में इस तरह के जो है ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वाले, ठीक है। और स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द 9 सेट्स ऑफ द ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन अ रिंग। इसमें जो है ना 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब 3 इस तरह के जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और रिंग शेप में ये अरेंज हुए होते हैं। ये एग्जिस्ट इन द पेयर्स, मतलब ये जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास पेयर्स में होते हैं। फंक्शन इसका क्या है, इसका एक मेन फंक्शन है और वो फंक्शन है सेल डिवीजन करना। ठीक है, जो माइटोसिस है वो अगर सेल में हो रहा है तो वो कौन सी ऑर्गेनेलीज की वजह से, वो हमारे पास सेंट्रियोल्स की वजह से। अब चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, आपने ये सुना होगा। सो पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब ये हमें क्या करेगा, ये हमें जो है ना एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, फोल्डेड। अच्छा, मैं इसका ये स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये इसका स्ट्रक्चर है। सही है, स्ट्रक्चर फोल्डेड मेम्ब्रेन विद एन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक इसमें हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। द फोल्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टाई। जितने भी इसके अंदर ये वाले स्ट्रक्चर हैं ना, ये वाले, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टाई। अब इसका फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। सो द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस अगर आपको याद हो, मैंने बताया कि ये प्रोग्राम सेल डेथ है। अगर आपको एक सेल डेंजरस लग रहा है, अपना खुद का सेल, और वो कैंसीरियस बन गया है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको, उसकी जो है ना मौत वाक़या करनी है। और मौत वाक़या करने का मतलब ये है कि वो सेल हमारे लिए अभी क्या है, वो सेल हमारे लिए डेंजरस है, वो और सेल्स को ख़राब कर सकता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल को मार देता है। अच्छा, other function of mitochondria include storage of the calcium and detoxification of ammonia in the liver। ये वाला इंटरेस्टिंग है, ये याद रख लिया करो। ये अमोनिया जो है ना, ये असल में रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन इन द लिवर, कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल। ये याद रख लिया करो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अमोनिया जो है ना, ये हाईली टॉक्सिक है। हाईली टॉक्सिक है किस चीज़ के लिए, ब्रेन सेल के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस उसमें अमोनिया प्रेजेंट हो तो वो लिवर की तरफ चला जाएगा और लिवर उसकी क्या कर देगा, उसकी अमोनिया को डिटॉक्सिफाई कर देगा। डिटॉक्सिफाई का मतलब ये है कि वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा, वो अमोनिया को ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो ब्रेन सेल के लिए हाईली क्या है, हाईली टॉक्सिक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। अब आ जाते हैं राइबोसोम्स के हवाले से। तो हमने बात की थी कि राइबोसोम और साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेनियस है, मतलब इसके दरमियान जो है ना, इसके अराउंड जो है ना कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, मतलब इसमें कोई, इसके अराउंड कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है एंड स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर विद अ डायमीटर ऑफ 15 नैनोमीटर। 15 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है। क्लियर हो गया। 35% इसमें प्रोटीन है और 65% इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक हो गया।
अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हाँ उस यहाँ पे जो है ना हमारे पास दो है, एक को हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स, ठीक हो गया, और दूसरा जो है ना उसको हम कहते हैं अटैच्ड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम वो है जो किसी के साथ अटैच नहीं है, और अटैच राइबोसोम वो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है। और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एक है हमारे पास अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है फ्री राइबोसोम्स। क्लियर? अब इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। हमने बात की थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास क्या है, वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ना। तो वो क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके जो है ना स्मॉल सब यूनिट्स है और लार्ज सब यूनिट्स है, तो ये इस असल में इसकी साइज़ की बात हो रही है, ठीक है? तो ये याद रख लिया करो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और आज का जो है ना लास्ट वाला स्लाइड है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स किसी स्ट्रक्चर को बनाना, सही है? तो सेल का जो स्ट्रक्चर मेंटेन है वो किस वजह से है? वो है साइटोस्केलेटन की वजह से। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉन मेम्ब्रेनियस, इसकी अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। स्ट्रक्चर अब इसका किस तरह है? स्ट्रक्चर ए नेटवर्क ऑफ थिन फाइब्रस एलिमेंट मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें हॉलो ट्यूब्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो मेड अप ऑफ एक्टिन है, ठीक है ना। मतलब इसका ये है कि जो साइटोस्केलेटन है इसकी जो है ना कंपोनेंट्स कौन कौन से, अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये माइक्रो फिलामेंट्स है। और माइक्रो फिलामेंट्स असल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये माइक्रो फिलामेंट किस चीज़ से बने हुए होते हैं? ये बने हैं एक्टिन से। क्लियर? और एक हो गया माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये पाइप आपको नज़र आ रहा है ना, ये कोई गैस पाइप या वाटर पाइप नहीं है, ये असल में माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, ठीक है? तो एक हो गया माइक्रो ट्यूब्यूल्स, दूसरा हो गया माइक्रो फिलामेंट्स। क्लियर? और ये दो चीज़ें क्या बना रहे हैं? साइटोस्केलेटन को बना रहे हैं। अच्छा, फंक्शन अब इसका क्या है? सो द फंक्शन इज इट एक्ट्स एज ए सपोर्ट सिस्टम फॉर ऑर्गेनेलीज एंड मेंटेन्स द सेल शेप। क्लियर हो गया? तो ये सारा जो है ना ये हमारे पास साइटोस्केलेटन है। अगर हम यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आप देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये नीचे वाले अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। और अगर आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स है, जो जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये वाले जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो हमारे पास है न्यूक्लियस, वो एक सेपरेट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज का आपका असाइनमेंट ये है कि आपने क्या करना है, आपने थ्री वीडियोस देखने, ठीक है। बहुत सारे चैनल है, जिस तरह न्यूक्लियस एक चैनल है, ठीक है। आपने सिंपली इस तरह करना है कि आपने यूट्यूब पे जाके इस तरह लिखना है ह्यूमन सेल 3D एनिमेटेड वीडियो। क्लियर? आपने इस तरह एक वीडियो जो है ना वो देखनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है ना 3D में वो ऑर्गेनेलीज देख पाएंगे कि ये किस तरह से होते हैं और ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं और ये कौन कौन से काम जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो ये आपका एक असाइनमेंट हो गया। क्लियर है?
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो न्यूक्लियस का है, और इस तरह से मैंने भी एनाटॉमी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो डाल रहा हूँ, तो वो आप भी देख सकते हैं जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।